वेलकम टू मास्टरमाइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। आज इस वीडियो में हिंदी का शानदार 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस शीट देखेंगे। फ्रेंड्स, सभी को पता है कि अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। 24 जनवरी को होमगार्ड का एग्जाम होने वाला, 2 दिन का मात्र वक्त बचा है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं मास्टर वीडियो ही प्रोवाइड कराऊंगा। इसके बाद में फ्रेंड्स 2 घंटा बाद में आपको 100 या 150 प्रश्न का मास्टर वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, जो आपका जीके जीएस का होगा। रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम ग्रुप है फ्रेंड्स, उसको ज्वाइन कर ले। उस पर मैं आपको कल शाम तक पीडीएफ जो भी मास्टर वीडियो को बनाऊंगा उसका पीडीएफ उसी पे प्रोवाइड मैं कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ साथ ही नीचे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, उस पर बहुत सारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट है, जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट उसके ऊपर जाकर के रिवीजन करें, कोई पैसा कोई चार्ज नहीं लगेगा। ठीक फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिएगा। फ्रेंड्स, आज दिन भर मैं आपके साथ बना रहूँगा, कल दिन भर भी बना रहूँगा फ्रेंड्स, एग्जाम के लास्ट तक। तो चैनल से हमारे जरूर बने रहे फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, इससे आपको फायदा काफ़ी होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हिंदी का 50 प्रश्नों का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट को देख लेते हैं। देखिए, हिंदी से 10 से 12 प्रश्न पूछा जाएगा फ्रेंड्स, तो मेरी कोशिश है कि आपका सभी सही करके आएँ। पहला सवाल आज का है फ्रेंड्स, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? सवाल नंबर 1 का राइट आंसर आप लोग गेस करते चलिएगा। तो भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? तो भाष्य धातु से बना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 2 देखें, निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? एक सवाल आपको भाववाचक संज्ञा से जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, ये या बनाने के लिए पूछा जाए फ्रेंड्स, या चुनने के लिए पूछा जाए। तो इसमें आपको चुनने के लिए पूछा जा रहा है कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन है। तो इसका देखिए, बचपन है जो आपका भाववाचक संज्ञा, जैसे बचपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, लड़कपन हो गया, प्यार हो गया, मोहब्बत हो गया, प्रेम हो गया, जिसका हम भाव अनुभव करते हैं, ठीक है, एहसास करते हैं, वो क्या है? भाववाचक संज्ञा है, जिससे भाव का बोध होता है। तो देखिए, बचपन से क्या, एक बचपना का भाव का बोध होता है, तो ये हो गया आपका भाववाचक संज्ञा। जैसे लड़कपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, मिठास हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी है जो आपको भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो सवाल नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, इससे पूछा जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, गेस करिए, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आप भला तो जग भला। बहुत सारे स्टूडेंट इसको सही कर देते हैं, यह मेरी निजी पुस्तक है, गलत हो जाएगा। देखिए, यह मेरी निजी पुस्तक है निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, यानी डेफिनेट निश्चय कर रहा है, तो यह मेरी निजी पुस्तक है, ये किसके अंतर्गत आएगा? तो निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। लेकिन आपसे पूछा जाता है फ्रेंड्स कि निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन सा आएगा फ्रेंड्स, तो आपको इसका जो आंसर की में दे रहा है ऑप्शन नंबर डी, आप भला तो जग भला। ठीक है, आप शब्द रहेगा तो आप मतलब क्या होता है? निजी का बोध होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 4 देखिए, ये सवाल हो सकता है पूछा जाए। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि चाचा का, बिहार पुलिस में पिछले बार पूछा गया था, चाचा का जो कुछ पूछा गया था फ्रेंड्स, चाचा का चचेरा, इस तरह से कर करके, ठीक है, विशेषण शायद पूछा गया था। तो देखिए, शिव का विशेषण क्या होगा? तो शिव का जो विशेषण होता है शैव होता है, याद रखिएगा, शैव होता है। देखिए फ्रेंड्स, आपके पास समय बहुत कम है, तो ध्यानपूर्वक याद करते चले फ्रेंड्स। एक नोटबुक रखें, जो आप जिसमें आपको कन्फ्यूजन होता है उसको नोट कर ले। ठीक है, सवाल नंबर 5 को देखें, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? ठीक है फ्रेंड्स, तो पहुंच गया, ठीक है, तो इसमें देखिए आपका संयुक्त क्रिया है, पहुंचना गया दोनों आ रहा है फ्रेंड्स, यानी संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। जैसे कि किशोर रोने लगा, देखिए रोने एक सब क्रिया हुआ फ्रेंड्स, रोने, और दूसरा क्या हो जाता है? लगा। तो इस टाइप का रहेगा फ्रेंड्स, तो संयुक्त क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। सवाल नंबर 5 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस वाक्य का उदाहरण है? तो संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल आपका है, भूतकाल के कितने भेद है? पहले भी बता चुका हूं फ्रेंड्स, भूतकाल के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये शब्द तो हो सकता है डेफिनेटली पूछा जाए। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, या तो कवित्री किस तरह से लिखा जाता है? तो कवि का जो स्त्रीलिंग होता है कवित्री होता है, और लिखा किस तरह से जाता है फ्रेंड्स? तो इस तरह से लिखा जाता है, याद रखिएगा, क व हर्षिकारी जी और त्री, ये जरूर पूछा जाएगा, याद रखिएगा। तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या है? तो कवित्री है फ्रेंड्स, या तो पूछा जाएगा शुद्धवर्तनी में किस तरह से लिखा जाता है कवित्री, तो ध्यान से देख लें। चलिए सवाल नंबर 8 को देखते हैं, निम्न में से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? तो देखिए, अकर्ता ने कर्म को होता है फ्रेंड्स, ठीक है,
संप्रदान के लिए होता है, आपादान से होता है। इसमें याद रखिएगा फ्रेंड्स, आपादान से में से होगा। और इसका उदाहरण के तौर पर जिसमें विदाई का होता है, जिक्र होता है, जैसे जुदाई का जिक्र होता है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, इसमें तो इसमें आपादान कारक का चिन्ह हो जाएगा। फिर हिमालय से गंगा निकलती है, उसमें भी देखिए जुदाई का हो रहा है, तो उसमें भी आपका हो जाएगा आपादान कारक का। तो यहाँ पूछा जा रहा है निम्न में से आपादान कारक का विभक्ति क्या है, तो कर आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। पवन का देखिए संधि विच्छेद हो सकता है, पूछ दिया जाए तो बहुत सारे लोग पौ लगा देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, पौ जोड़ अन कर देते हैं, लेकिन एक गलत हो जाएगा। पवन का होता है जो पो जोड़ अन होता है, इस पे ध्यान देना है। सवाल नंबर 9 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, पो जोड़ अन, ना कि पौ जोड़ अन। तो 9 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। सवाल नंबर 10, यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है। बहुत बार बता चुके हैं फ्रेंड्स, यथाशक्ति हो गया, भर पेट हो गया, प्रतिदिन हो गया। 3 उदाहरण कम से कम तो याद रखें, यथाशक्ति हो गया, भर पेट हो गया, प्रतिदिन हो गया, प्रति माह हो गया, प्रतिवर्ष हो गया। ये सभी है जो आपका अवयवी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। सवाल नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और फ्रेंड्स देखिए कि तत्पुरुष तो आपको पता चल जाएगा, दिग्गु द्वंद्व के बारे में बता दिए। जैसे कि दिग्गु समास का उदाहरण फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं फ्रेंड्स। दिग्गु समास में क्या होगा फ्रेंड्स, कि आपका संख्यावाचक आएगा, जैसे षष्ठ कोना, त्रिकोना, ठीक है, इस तरह से जो है शताब्दी, तो ये सब जो संख्यावाचक, चौराहा, 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 देखिए 4 का बोध रहा था, जिसमें संख्यावाचक होगा फ्रेंड्स उसको दिग्गु समास के अंतर्गत आएंगे। द्वंद्व समास में जैसे कि दाल भात, ठीक है फ्रेंड्स, दाल भात, भाई और बहन, इस तरह से हैफन वाला जो द्वंद्व है वो द्वंद्व समास के उदाहरण आएगा, ठीक है। लोटा डोरी, ये सब है जो सभी है द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। अवयवी भाव में 3 मुख्य रूप से याद रखिएगा, जैसे यथाशक्ति हो गया अवयवी भाव, भरपेट अवयवी भाव, प्रतिदिन समास भी हो गया, जो आपको किसके अंतर्गत आएगा, तो आपका अवयवी भाव समास के अंतर्गत ही आएगा। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 11 को देखते हैं। 11 नंबर, निम्न में से कौन सा छायावादी कवि है। बहुत अच्छा सवाल है, छायावादी कवि कौन है। तो सवाल नंबर आपका 11 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, आपका गेस करें। 11 का जयशंकर प्रसाद है जो छायावादी कवि हैं। इनकी कृति में जैसे क्या क्या लिखे थे फ्रेंड्स, तो कामायनी इन्होंने लिखे थे, आंसू लिखे थे, लहर लिखे थे, उसके बाद में फ्रेंड्स प्रेम पथिक लिखे थे। तो इनका जो रचना है वो भी जरूर याद रखिएगा, कौन कौन बताए फ्रेंड्स, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक, ये सभी है जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। और ये कैसे कवि थे, तो छायावादी कवि थे जयशंकर प्रसाद। चलिए सवाल 11 का डी हो गया। फिर सवाल नंबर 12 को देखें। सवाल नंबर 12 है, कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किसने आरंभ किया था। तो सवाल नंबर 12 का होगा फ्रेंड्स आपका निराला जी ने किया था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कविता में मुक्त छंद का प्रयोग किया था। अच्छा सवाल है, याद रखिए फ्रेंड्स। देखिए हिंदी का भी क्षेत्र बहुत बड़ा है फ्रेंड्स, कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा मैं नहीं बता सकता हूँ फ्रेंड्स, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ करके जाइएगा तो जरूर अच्छा करके आइएगा। तो कविता में मुक्त छंद का प्रयोग का आरंभ किसने किया था, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया था। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 12 का। सवाल नंबर 13, जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी। जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा मुख्य रूप से क्या थी फ्रेंड्स, तो आपको इनका खड़ी बोली में लिखते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अभी मैंने बताया जयशंकर प्रसाद का क्या लिखे थे, जैसे आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक, ये सब इन्हीं का द्वारा लिखा हुआ है। तो इनकी भाषा थी जो आपको खड़ी बोली की थी। और कैसे थे, छायावाद के कवि थे। यहीं पर इनके बारे में देखिए सवाल आया था फ्रेंड्स आपका किधर। हाँ, जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है फ्रेंड्स, ये देखिए। और कौन सा कैसे कवि थे फ्रेंड्स, तो आपको अभी हमने देखा था छायावाद वाला देखा था। उसके बाद में जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है, तो आपका खड़ी बोली है। ठीक है फ्रेंड्स। तो सवाल नंबर 13 का जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब देखिए 14 नंबर सवाल है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जले में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है। तो देखिए जो मधुर मधुर मेरे दीपक जले में आपका विरह का भाव व्यक्त हुआ है, और साथ साथ में इसमें रहस्य भी है। यानी ऑप्शन नंबर सवाल नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। मधुर मधुर मेरे दीप जले में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है, तो विरह और रहस्य का भाव व्यक्त हुआ है। अगला सवाल 15 नंबर सवाल को देखें, हिमाद्री तुंग श्रृंग से क्या है। ठीक है, तो देखिए हिमाद्री तुंग श्रृंग से क्या है, तो सवाल नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रयाण गीत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको मैं चेक कर लिया हूँ, बिल्कुल सही आंसर है। हिमाद्री तुंग श्रृंग थे जो आपका प्रयाण गीत है। और ये प्रयाण गीत है जो लिखे किसे फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा हिमाद्री तुंग श्रृंग के जो रचनाकार हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद ने ही ये लिखा है, याद रखें। हिमाद्री तुंग श्रृंग
किसने लिखा है? तो ये प्रयाण गीत है और इसको लिखा है किसने? तो जयशंकर प्रसाद। याद रखें। अगला सवाल को देखिए, उषा कविता में किस शब्द का चित्रण है? तो देखिए उषा मतलब आपको समझ ही रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें क्या प्राकृतिक के बारे में वर्णन किया गया है। और तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछा जाए उषा कविता किसने लिखा है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, क्या किसने लिखा है? तो शमशेर, याद रखिएगा शमशेर बहादुर सिंह। उषा कविता के जो लेखक कौन है? तो आपको शमशेर बहादुर सिंह है जो आपका प्रकृति के बारे में वर्णन किए हैं। तो उषा कविता किस शब्द का चित्र करता है? तो प्रकृति करता है। और किसने लिखा था फ्रेंड्स? तो अभी अब बताया मैंने, शमशेर बहादुर सिंह ने उषा कविता लिखा था। ये भी जरूर याद रखिएगा। सवाल नंबर 17 को देखिए, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ किस कविता की पंक्ति? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका गीत फरोश का है। ठीक है, गीत फरोश मतलब ही होता है कि गीत का लेन देन करना, बेचना होता है। ठीक है, तो इसको कॉमन सेंस से भी आप पकड़ सकते हैं, इसमें नहीं भुलाइएगा। सवाल नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब गीत फरोश के जो रचनाकार हैं फ्रेंड्स क्या है? तो उनका याद रखिएगा भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र। कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र हैं। फिर से देखिए फ्रेंड्स, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ किस कविता की पंक्ति? तो गीत फरोश के है। और गीत फरोश के लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो भवानी प्रसाद मिश्र है। गीत फरोश मतलब होता है, गीत फरोश मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? कि गीत का लेन देना करना, बेचना ही होता है। ठीक है, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भवानी प्रसाद मिश्र। याद रखिएगा गीत फरोश के लेखक। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि जनतंत्र का जन्म किस कवि की रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो जनतंत्र का जन्म गेस करिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सवाल नंबर जो आपका 18 है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रामधारी सिंह दिनकर जी के लिखा हुआ है। ठीक है, कौन हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर, जनतंत्र का जन्म। अगला सवाल को देखते हैं फिर 19 नंबर सवाल को देखिए। 19 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा आंचलिक कथाकार है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल है ये, इसको जरूर याद रखिए। गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा? आंचलिक कथाकार किसे कहा जाता था? 19 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका फणीश्वर नाथ रेणु को आंचलिक कथाकार कहा जाता था। फणीश्वर नाथ के अगर प्रमुख रचना में देखा जाए फ्रेंड्स, तो इनका जो उपन्यास था मैला आंचल। याद रखिएगा फणीश्वर नाथ रेणु का क्या आंसर है? मैला आंचल। मैला आंचल, मैना आंचल है फ्रेंड्स, इस पर इनको पुरस्कार भी मिला था। मैला आंचल के साथ साथ इन्होंने और क्या लिखा था फ्रेंड्स? तो परती परिकथा, ये भी याद रखिए। परती परिकथा के लेखक भी हैं जो फणीश्वर नाथ रेणु है। तो यहाँ दो सवाल बन रहा है, तीन सवाल बन रहा है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन सा आंचलिक कथाकार है? तो फणीश्वर नाथ नेथु है जो आंचलिक कथाकार हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स इन्होंने क्या लिखा था? मैला आंचल और परती परिकथा, ये भी जरूर याद रखिएगा। सवाल नंबर 20 को देखिए फ्रेंड्स कि अलगू चौधरी और जम्मून शेख किस कहानी के पात्र हैं? तो देखिए अलगू चौधरी और जमुन शेख किस कहानी के पात्र है फ्रेंड्स? तो ये पंच परमेश्वर के पात्र हैं। सवाल नंबर 20 का राइट आंसर ए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसका? पंच परमेश्वर के ये पात्र हैं। अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स पंच परमेश्वर के किसके द्वारा लिखा गया है फ्रेंड्स, तो आपका ये किसके द्वारा? प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया। पंच परमेश्वर किसने लिखे हैं? तो प्रेमचंद लिखे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कौन लिखे हैं? तो प्रेमचंद के द्वारा आपका ये लिखा गया है। तो चलिए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ फ्रेंड्स कि अलगू चौधरी और जमुन शेख किस कहानी के पात्र हैं? तो पंच परमेश्वर के हैं। पंच परमेश्वर के लेखक कौन है? तो आपका प्रेमचंद है। चलिए सवाल नंबर 21 को देखते हैं। सवाल नंबर 21 है, सरकार मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखदपूर्ण जीवन से अच्छी है, किस कहानी के पात्र का कथन है? अच्छा सवाल है फ्रेंड्स। कहा है सरकार, मतलब कोई पात्र ने डायलॉग बोला था कि सरकार मौज बहार की एक घड़ी एक लंबे दुखपूर्ण जीवन से अच्छी है। इस कहानी के पात्र का कथन है। ठीक है, किस कहानी के पात्र का कथन है फ्रेंड्स? तो सवाल नंबर जो 21 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मधुआ का है। मधुआ। अगर पूछा जाए मधुआ के लेखक कौन है फ्रेंड्स, तो इसका लेखक बताता हूँ, याद रखिएगा। मधुआ का लेखक आपका जयशंकर प्रसाद है। याद रखिएगा कौन? जयशंकर प्रसाद है जो मधुआ के लेखक हैं। ठीक है, तो याद रखिए दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मधुआ के लेखक जयशंकर प्रसाद। सवाल नंबर 22 को देखिए, निम्न में से कौन सी कहानी चरित्र प्रधान है? टॉप मोस्ट वीवीआई सवाल हिंदी का। तो चरित्र प्रधान इसमें कहानी कौन सा है? 22 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका सुभान खां। ठीक है, सुभान खां है जो आपका चरित्र प्रधान कहानी। इस तरह से भी लग रहा है फ्रेंड्स, नाम से दिख रहा है, यानी कि इसमें सुभान खां है जो चरित्र प्रधान कहानी है। अगर पूछा जाए फ्रेंड्स कि आपका सुभान खां के लेखक कौन है फ्रेंड्स, तो इसका हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, रामवृक्ष बेनीपुरी है जो सुभान खां के लेखक हैं, जो आपका कैसा कहानी है? तो चरित्र प्रधान कहानी है। ठीक है, सुभान खां याद रखिएगा। सवाल नंबर 23, दिल्ली में एक मौत किस कहानी की रचना है? किस कहानीकार की रचना है?
तो सवाल नंबर जो 23 है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका कमलेश्वर जी का है। दिल्ली में एक मौत किस कहानीकार की रचना है, तो कमलेश्वर की है। चलिए सवाल नंबर 24 को देखें। सवाल नंबर 24 है, भारत विभाजन और सांप्रदायिकता की घटनाओं से संबंधित कौन सी कहानी है। तो सवाल नंबर 24 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मलबे का मालिक। मलबे का मालिक है ठीक है फ्रेंड्स। भारत विभाजन और सांप्रदायिकता की घटनाओं से संबंधित कौन सी कहानी है, तो मलबे का मालिक है जो इसे संबंधित है। चलिए सवाल नंबर 24 हो गया फ्रेंड्स। सवाल नंबर 25 को देखें। सवाल नंबर 25 है, वापसी कहानी में किस पात्र की वापसी का जिक्र किया गया है। देखिए वापसी एक कहानी है फ्रेंड्स, तो वापसी कहानी में पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आपका कि वापसी कहानी में किस पात्र का जिक्र है फ्रेंड्स, तो गजाधर बाबू का जिक्र है। वापसी कहानी में किस पात्र की वापसी का जिक्र है, तो गजाधर बाबू की जिक्र है हो गया फ्रेंड्स आपका ये 25 नंबर। अब चलिए सवाल नंबर 26 में देखिए क्या कह रहा है। सवाल नंबर 26 है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा। एक शब्द आपको जरूर पूछा जाएगा होमगार्ड में फ्रेंड्स, और या बिहार पुलिस हो उसमें इसको शुद्ध वर्तनी से। तो देखिए लिखा हुआ सुसुप्ति किस तरह से लिखा जाता है। तो सवाल नंबर 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस तरह से लिखा जाएगा, ध्यानपूर्वक देखते चलें। चलिए सवाल नंबर 27 को देखिए, शुद्ध शब्द कौन सा है, सच्चिदानंद किस तरह से लिखा जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर गेस करें तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सॉरी सवाल नंबर 27 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सच्चिदानंद इस तरह से लिखा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। सवाल नंबर 28 बहुत इंपॉर्टेंट है, उत जोड़ हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा। ठीक है, या तो पूछा देगा उलट के भी पूछा जाएगा संधि विच्छेद फ्रेंड, या तो इस तरह से भी पूछा जाएगा। तो 28 का राइट आंसर क्या होगा, उत जोड़ हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा, तो उद्धार बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। या तो पूछ देगा कभी फ्रेंड्स उद्धार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत त में देखिए हलंत लग रहा है, उत जोड़ हार होगा, इसे आप जरूर याद रखें। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि दृंगचल का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए दृंगचल का जो सही संधि विच्छेद होगा आपका दृक जोड़ अंचल हो जाएगा। और 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो भक्त तो पुल्लिंग है, छाता भी पुल्लिंग है, चंचू सॉरी इसका राइट आंसर होगा मंत्रिणी। मंत्रिणी है जो स्त्रीलिंग शब्द है। अब देखते हैं 31 से 35 तक क्या दिशा निर्देश दिया हुआ, उसी हिसाब से हम क्वेश्चन को बताएंगे फ्रेंड्स। 31 से 35 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में से एक वाक्य या पदबंध दिया गया है, जिसके लिए लिखे गए 4 शब्दों में से एक उपयुक्त शब्द को चुनना है। यानी इसके मतलब में अनेक शब्दों का एक शब्द भी कह सकते हैं इसे। तो देखिए फ्रेंड्स, जिसके आने की तिथि ज्ञान न हो, ज्ञान नहीं, यहाँ ज्ञात होना चाहिए। ठीक फ्रेंड्स, जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो उसे क्या कहते हैं। तो 31 नंबर गेस करते चलिएगा आप लोग, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपका अतिथि। क्योंकि फ्रेंड्स आपके पास समय नहीं, रिवीजन करते जाइए, याद करते जाइए। तो जिसके आने की तिथि ज्ञात नहीं उसे क्या कहेंगे अतिथि कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए सवाल नंबर 32 है, आवश्यकता से अधिक वर्षा होना क्या कहलाता। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, अनावृष्टि और अतिवृष्टि में कंफ्यूजन होता है। तो देखिए अधिक हो रहा है फ्रेंड्स, तो अति हो जाएगा ना। अति मतलब क्या होता है, अधिक होता है, अति मत करो यानी अधिक मत करो। तो 32 का क्या हो जाएगा, अतिवृष्टि हो जाएगा। कह रहा है कि अगर जो आवश्यकता से अधिक वर्षा हो तो क्या हो जाएगा, अतिवृष्टि। और आवश्यकता से कम, बिल्कुल कम वर्षा हो तो अनावृष्टि हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल बारिश नहीं। लेकिन ज़्यादा बारिश होगा तो उसे क्या कहेंगे, अतिवृष्टि कहेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, हो सकता है पक्का ये सब पूछा जाए। फिर भी फ्रेंड्स किसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ करके जाएं। सवाल नंबर 33, जो वस्तु खाने योग्य हो उसे क्या कहते हैं। इसमें देखिए बहुत बार पूछा गया है, इसमें कंफ्यूज होता है। चलिए आप लोग सही कर पाते हैं या नहीं। जो वस्तु खाने योग्य उसे क्या कहेंगे, फटाफट गेस करिए। 33 का, तो उसको क्या कहेंगे फ्रेंड्स, भोजन ना कहेंगे, अन्न नहीं कहेंगे, खाद्य कहेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। याद कर ले सब प्रश्न, जो वस्तु खाने योग्य उसे भोजन ना मार के आना है। ठीक है फ्रेंड्स, खाद्य उसे कहेंगे। जो वस्तु खाने योग्य उसे क्या कहेंगे, खाद्य हो जाएगा। यह खाद्य पदार्थ यानी खाने योग्य वस्तु। सवाल नंबर 34 को देखें, जो कवि तुरंत कविता कर सके। ये भी टॉप मोस्ट भी सवाल है। तुरंत यानी जो कवि तत्क्षण यानी तुरंत कवि कविता कर सके, यानी फटाफट कविता जो लिख दे उसे क्या कहते हैं, आंसू कवि कहा जाता है। ठीक है, यानी कि आप इधर बैठे हैं, बैठे बैठे आपको कविता बना देंगे, उनको आंसू कवि कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, आकाश में विचरण करने वाला क्या कहता है। तो नभ मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, आकाश होता है। अचर मतलब क्या होता है, वहाँ विचरण करने वाला, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आकाश में
विचरण करने वाले को नभचर कहते हैं। अगर जो पूछा जाए फ्रेंड्स रात में विचरण करने वाले को, तो रात में विचरण करने वाले को क्या कहते हैं? निशाचर कहते हैं। निशा मतलब रात होता है, चर मतलब वहाँ विचरण करने वाला। तो दोनों याद रखिएगा, निशाचर और नभचर। अगर जो पूछा जाए कि आकाश में विचरण करता है तो नभचर, और अगर जो रात में विचरण करता है तो निशाचर उसे कहेंगे। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स आपका क्या है 36 से 38 तक निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तरों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें से 4 दिया हुआ है, उसमें से एक आपको चुनना है। तो कह रहा है आपका फ्रेंड्स कि काहिरी नालिनी तू कुहलानी किस कवि ने लिखा है? ये देखिए ये आपका कवि कबीर जी के कविता से लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, किससे? कबीर का। 36 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कबीर का। काहिरी नालिनी तू कुहलानी किस कवि ने लिखा है? तो कबीर जी ने लिखा है। देखिए फ्रेंड्स इस वीडियो के नीचे 10 प्रैक्टिस सीट हिंदी का दिया हुआ है, वो भी आप जाकर के जरूर देख लीजिएगा एक नज़र। ठीक है, क्योंकि कोई पैसा नहीं लगता है फ्रेंड्स, फ्री ऑफ कॉस्ट है, थोड़ा सा वक्त दे करके उसे आप जरूर पढ़ लें। सवाल नंबर 37 को देखिए, गबन के रचनाकार कौन है? चलिए फटाफट आप लोग गेस करिएगा। तो 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। गबन, ठीक है फ्रेंड्स आप लोग नाम सुने होंगे गबन उपन्यास का, तो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ गबन है। गबन हो गया, गोदान हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला सवाल को देखें उसने कहा था तुमने तबीयत थोड़ी खराब है फ्रेंड्स, इसलिए खांसी हो रही है बार बार। 38 का है फ्रेंड्स, उसने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, क्या है 38? उसने कहा था, किसने, क्या है? पहले सबसे पहले ये आपको पूछा जा रहा है, इस तरह से भी पूछा जाएगा प्रश्न। तो उसने कहा था क्या है? तो एक कहानी है। ठीक है फ्रेंड्स, उसने कहा था क्या है? कहानी। अगर पूछ दिया जाए फ्रेंड्स कि उसने कहा था, जो कहानी, इसके लेखक कौन है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने कहा था कहानी के जो लेखक है चंद्र शर्मा गुलेरी है, और ये कहानी है। तो याद रखिएगा कौन थे? चंद्र शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी के लेखककार कौन है? तो चंद्र शर्मा गुलेरी। अब देखिए फ्रेंड्स आपका 39 से 45 में क्या, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न के ऊपर निर्दिष्ट समास वाले शब्द समस्त पद का चुनाव कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको समास के बारे में, समास से तो 1 या 2 प्रश्न पक्का पूछा जाएगा फ्रेंड्स। तो इसका कॉन्सेप्ट मैं फिर भी क्लियर करते चलता हूं ताकि आपको पकड़ा जाए, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा फ्रेंड्स। पहला सवाल है, कर्मधारय समास कौन सा है? 39 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स नील कमल है, जो कर्मधारय समास के उदाहरण है। ठीक है, नील कमल है, किसका है? कर्मधारय समास का उदाहरण है। अगला सवाल है बहुब्रीहि समास का। तो बहुब्रीहि समास में मैंने क्या ट्रिक बताया था फ्रेंड्स, क्या समझाया था? कि जिसका तीसरा अर्थ निकलता हो, किसी अलग विशेष शब्द तो बोल रहे हैं कुछ, लेकिन उसका विशेष अर्थ निकलता हो। जैसे मैं क्या बताया था? लंबोदर अर्थात क्या? गणेश जी। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका, क्या हो जाएगा ये बहुब्रीहि समास। जैसे दशानन, दशानन तो बोल रहे हैं, दशानन बोध किसका हो रहा है? तो रावण का, तो ये भी बहुब्रीहि का हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको तोड़ करके देख लिया। जैसे पीताम्बर, ठीक है, तो विष्णु भगवान। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपका ये सभी जो समास आएगा, ऐसा शब्द आएगा, वो बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। अब देखिए द्वंद्व समास, ये सब आपको सही करते चलना है फ्रेंड्स, बहुत बार बताया हूँ, आप लोग गेस करें द्वंद्व समास का राइट आंसर इसमें क्या होगा? द्वंद्व समास कौन है इसमें? तो द्वंद्व समास में क्या बताया था फ्रेंड्स, के बीच में हाइफन आएगा, दिन रात, लोटा डोरी, ठीक है, दाल भात, भाई और बहन। इसका क्या होगा? आप लोग गेस कर लिए होंगे, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा होगा? आपका खरा खोटा। देखिए बीच में हाइफन भी आ रहा है। अब आ गया है फ्रेंड्स तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में क्या बोला था कि जब विग्रह करेगा तो उस आपका चिन्ह आएगा, विभक्ति का चिन्ह आएगा। जैसे थे गंगा जल, तक गंगा का जल हो गया, का आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दिग्गु समास, इसमें फ्रेंड्स आपका बिल्कुल गलती नहीं होना चाहिए, बहुत बार बता चुका हूं। अभी बताया था दिग्गु समास के संख्यावाचक बोध होता है। तो देखिए इसमें संख्यावाचक कौन है? नवरत्न, चक्रपाणी, पीताम्बर या ऊंच नीच, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो देखिए नवरत्न यहाँ कितना 9 का बोध हो रहा है, तो ये दिग्गु समास के अंतर्गत ऊंच नीच आ रहा है फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें हाइफन वाला आ रहा है, तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण है। पीताम्बर आ रहा है फ्रेंड्स, पीताम्बर विष्णु भगवान, ये आपका बहुब्रीहि समास का हो जाएगा। चक्रपाणी किसे कहा जाता है? ये भी बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से सब याद रखिए। तो देखिए इसमें पकड़ा गया आपका कि दिग्गु समास, तो दिग्गु समास में देखिए ऊंच नीच आ रहा है, भाई बहन, ये सब हो जाएगा, किसका आ जाएगा? दिग्गु हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी यहाँ मिस्टेक हुआ, दिग्गु समास का तो संख्यावाचक बताया था फ्रेंड्स। दिग्गु समास में संख्यावाचक होता है ना, तो संख्यावाचक आपका नवरत्न, इसका राइट आंसर होगा 43 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ऊंच नीच है जो आपका द्वंद्व क्या आता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आता है जो द्वंद्व समास का उदाहरण आता है, ऊंच नीच, लोटा डोरी, ये सब जो आता है। तो यहाँ था दिग्गु समास पहचानना, तो देखिए संख्यावाचक है तो आपका 9। तो जैसे ही संज्ञा, जैसे कि आपका चौराहा हो गया, तो चौराहा आ जाएगा दिग्गु समास का उदाहरण। ठीक है, त्रिकोना आ गया, तीन कोना आ गया, दिग्गु समास का उदाहरण। ठीक है, षष्ठ कोना आ गया, तो दिग्गु समास का उदाहरण हो गया। तो ये सभी है जो पकड़ लीजिएगा। अब आगे है फ्रेंड्स की हाथों के
तोते उड़ जाना का अर्थ क्या है? मुहावरा है। हाथों के तोते उड़ जाना, 44 का क्या होगा? यानी चकित रह जाना, आश्चर्यचकित रह जाना, भौचक रह जाना। हाथों के तोते उड़ जाना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है फ्रेंड्स टोपी उछालना, कहता है ना टोपी उछालना, पगड़ी उछालना या पगड़ी उतारना यानी अपमानित करना होता है फ्रेंड्स। यानी 45 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा, अच्छा मुहावरा है। टोपी उछालना का अर्थ क्या होता है? तो अपमानित करना। ऐसा नहीं कि जीत की खुशी में टोपी को ऊपर फेंकना, ऐसा नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि आपका 45 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टोपी उछालना का अर्थ होता है अपमानित करना। 45 हो गया फ्रेंड्स। चलिए अब सवाल नंबर 46 को देखते हैं। सवाल नंबर 46 से 50 तक में क्या निर्देश दिया हुआ है फ्रेंड्स, देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 46 से 50 तक, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में से एक शब्द के 4 अर्थ दिए गए हैं जिनमें एक ही अर्थ सही है। सही अर्थ का चुनाव करना है, ठीक है। जैसे निवेदन, इस टाइप का पूछा जा सकता है। निवेदन का मतलब क्या होता है? 46 का गेस करें तो निवेदन मतलब कहता है कि अपनी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ध्यान से देखते चलिएगा, अपनी बात को विनम्रता पूर्वक कहना ही क्या कहलाता है? निवेदन कहलाता है। अब देखिए किस तरह से, किसी बात पर सहमत होना की प्रार्थना, शिष्टा ढंग पूर्ण से कहना, योग्यता अनुसार किसी पद के लिए कथन द्वारा प्रस्तुत करना। तो इसमें जो सबसे सटीक लग रहा है फ्रेंड्स निवेदन का, क्या? अपनी बात को विनम्रता पूर्वक कहना ही निवेदन कहलाता है। ईर्ष्या, देखिए ईर्ष्या गेस करिए। ईर्ष्या मतलब जलन होता है, भी शत्रुता का भाव होता है, दूसरे की उन्नति को सहन न करना होता है, दूसरे की उन्नति देखकर स्वयं की उन्नति करने का प्रयास करना था। क्या होगा? तो ईर्ष्या मतलब तो जलन होता है, लेकिन इसका सही हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि दूसरे की उन्नति को सहन न करना। ईर्ष्या वही ना हुआ, कोई ज़्यादा उन्नति कर रहा है तो उसको देख करके भीतर ही भीतर जलना, ठीक है, जलना, ये क्या कहलाता है? ईर्ष्या कहलाता है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 47 का सी होगा। इस तरह से पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, तो आप फटाफट जलन नहीं मार के आना है। ईर्ष्या का अगर पूछा जाएगा तो दूसरे की उन्नति को सहन न करना ही ईर्ष्या कहलाता है। सवाल नंबर 48 को देखें। सवाल नंबर इच्छा। इच्छा का मतलब क्या होता है? अच्छा मतलब कि किसी वस्तु को दिल से चाहना होता है, ठीक है, प्राप्त करने की तीव्र इच्छा नहीं, किसी वस्तु को चाहना है। यहाँ देखिए दे दिया वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, गलत हो जाएगा। किसी वस्तु को चाहना ही क्या कहलाता है? आपका इच्छा कहलाता है। 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए सवाल नंबर 49 को देखिए। प्रणाम। प्रणाम करते हैं तो नमस्ते होता है, लेकिन इसका जो अर्थ क्या होगा फ्रेंड्स, तो इसका हो जाएगा प्रणाम मतलब अपने से बड़े को अभिवादन करना, क्या कहलाता है? प्रमाण कहलाता है। तो देखिए इस टाइप से आपका वहाँ पर दिया रहेगा, तो ध्यान से देखिएगा इसका सुटेबल क्या होगा। प्रणाम मतलब तो नमस्ते हम जानते हैं इसका होता है, सामान्य व्यक्ति को हाथ जोड़ना भी प्रणाम होता है, लेकिन इसका जो इस तरह से अर्थ, जो रियल अर्थ होगा, प्रमाण का परिभाषा पूछा जाए तो अपने से बड़ों को अभिवादन करना ही प्रणाम कहलाता है। इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखिए फ्रेंड्स, आपका सुहृद, ठीक है, सुहृद। सुहृद मतलब क्या होता है? तो 50 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, मित्रता रखने वाला, ठीक है। सुहृद मतलब क्या होता है? मित्रता रखने वाला। 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो देखिए फ्रेंड्स आपका हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट जाता रहेगा फ्रेंड्स, और अभी से मैं फ्रेंड्स क्वेश्चन टाइप करने में लगा हुआ हूँ मास्टर वीडियो, जो कि जिससे कुछ प्रश्न आपको वहाँ पर मिले फ्रेंड्स, लड़े। मेरी कोशिश तो यही रहेगी। पुनः एक रिक्वेस्ट करूंगा फ्रेंड्स कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा देगा। और वेबसाइट पे जाकर के फ्रेंड्स बहुत सारा प्रैक्टिस सेट, वहाँ पर आप लोग नहीं जाते हैं। एक बात और है फ्रेंड्स, वेबसाइट पे जाते हैं तो देखिए वहाँ पर सरस्वती माता का फोटो आता है और सब्सक्राइब का आता है, तो आप सब्सक्राइब का बटन दाब करके अलाउ बटन को जरूर दाबिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स आज आपको वेबसाइट पर भी अच्छा साइंस का कम से कम 8 से 10 पोस्ट, मास्टर पोस्ट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हुए रहेंगे फ्रेंड्स, आपका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। और मेरा वेबसाइट का नाम आप लोग को पता ही है फ्रेंड्स, आपका जीके मास्टरमाइंड है। गूगल में जाकर के जीके मास्टरमाइंड सर्च करिएगा फ्रेंड्स, तो मेरा वेबसाइट खुल जाएगा। वहाँ पर बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है, जाकर के आप हमसे पढ़ सकते हैं। और नया चैनल जिस पे करंट अफेयर्स पढ़ाया जा रहा है, उसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो वहाँ पर जाकर के पढ़ें। जिस पे सुबोध सर क्लास ले रहे हैं उस पर मैं भी क्लास लूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं मास्टर वीडियो के साथ। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।